हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ठीक है, 12th क्लास का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। और पिछले लेक्चर में हमने करा था नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम का जो सेकंड पार्ट है आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा थ्योरी पार्ट रहने वाला है, बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानने वाले बेसिकली इसके अंदर, है ना। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर के मतलब क्या होता है और उसके अंदर क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड करी जाती है। देन हम उसके बाद देखेंगे स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, और इनकम के दो टाइप होते हैं बेसिकली, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो इसका भी हम मतलब देखेंगे। और एट द एंड हम कवर करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। सो अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें तो पर्टिकुलरली अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक अमाउंट होता है, मतलब कि अमाउंट स्पेंड ऑन, ठीक है, स्पेंड ऑन एसेट। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो ऐसे खर्चे जो कि हम एसेट के ऊपर खर्च करते हैं, मतलब कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। सपोज करो हमने कार खरीद लिया तो ये क्या हो जाता है, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है ना। हमने स्कूल में एडमिशन करवा लिया या फिर गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस हो जाएगा। हॉस्पिटल खोल दिया गवर्नमेंट ने तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, किसी ने किसी चैरिटेबल हाउस ने या फिर किसी एनजीओ ने क्या कर दिया, डोनेशन दे दिया, है ना, मतलब कि उसने चैरिटी प्रोवाइड कर दिया, तो इसका ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर मींस द स्पेंडिंग डन बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट। हर कोई अपने नीड को और वांट को सेटिस्फाई करना चाहता है ना। जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, हाउस होल्ड अपना कार खरीदेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल्स बनाएगी, जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ क्या करेगी, लोगों का वेलफेयर करेगी। ठीक है, ये सारी स्पेंडिंग जो करे जाते हैं गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है, अपने अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए, अपने अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, अपने अपने वांट को फुलफिल करने के लिए, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट के अंदर एक हाउस होल्ड होता है, गुड गवर्नमेंट आ जाती है, देन उसके बाद एनजीओ आ जाते हैं। ये तीन हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। देन बात करते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इनकम, सॉरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं इसके। इन्वेस्टमेंट मींस स्पेंडिंग ऑन गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन और टू इनकम, ठीक है, या अर्न इनकम। ऐसी चीजों पे करा गया खर्च जो कि हमें फ्यूचर में प्रोडक्शन करके देगी या फिर हमें अर्न करके देगी। सपोज करो हमने एक क्या खरीदा था, ये सपोज करो ये कार है, ठीक है, तो हमने एक कार खरीदा, ठीक है, तो ये तो कार हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए होगा ना, तो इसे तो हम क्या कहेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। बट इसी कार को हमने किस में बदल दिया, टैक्सी में चेंज कर दिया। अब ये हमें क्या करेगा, पैसे अर्न करके देगा। ठीक है, तो टैक्सी पे करा गया इन्वेस्ट हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट, मतलब टैक्सी पे करा गया खर्च हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है, ठीक है, वो हमारे इनकम को भी उतना ही इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब अब सपोज करो हमने कुछ पैसे हमने इन्वेस्ट करे, सपोज करो यहाँ पर हमने 10 लाख की हमने गाड़ी खरीदी, 10 लाख तो ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना, फिर भी मान के चलते 10 लाख की हमने गाड़ी खरीदी, तो इन फ्यूचर हमें हो सकता है ये गाड़ी हमें 50 लाख अर्न करके दे, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक, देन हम बात करें कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी इसे कहते थे, मीन्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की जो वैल्यू कम होती है टाइम के साथ, पैसिव ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, ओवर टाइम ड्यू टू यूज, हम उसका यूज करते हैं तब हो जाता है खराब, वियर एंड टीयर की वजह से टूट फूट जाता है, या एज मतलब बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है चीजें, तब भी क्या हो जाती है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन समझ सकते हैं सिर्फ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में होने वाली कमी को, वैल्यू में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन नॉर्मल वेयर एंड टियर की वजह से, सपोज करो हमने गाड़ी चलाते, गाड़ी टूट फूट गई, तो ये हमारा क्या कहलाया, नॉर्मल वेयर एंड टियर की वजह से। एक्सीडेंटल डैमेज, हम सपोज करो लैपटॉप यूज करे थे, हमारे हाथ से गिर के फिसल गया,
सॉरी फिसल के गिर गया, है ना। तो ये सारी चीज़, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन का पार्ट हो जाता है। अच्छा, एक होता है हमारा एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस, ठीक है। अगर हम एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस की बात करें, तो सपोज करो हमने टीवी खरीद के लाए, मतलब ये हमारा बढ़िया सा टीवी था, ठीक है, बट हमने यूज भी नहीं करा, ठीक है, बिना यूज के भी डेप्रिसिएशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो इसकी वैल्यू में कमी आई है, उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे पहले ना स्टार्टिंग में ना कीपैड चलते थे, ठीक है, सबसे पहले क्या चलते थे, कीपैड चलते थे, बट अभी क्या आ गए, स्मार्टफोन आ गए, है ना। तो कीपैड की वैल्यू अपने आप ही क्या हो गई, कम हो गई, और स्मार्टफोन की प्राइसेस क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। आई समझ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगला देखते हैं कंसेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक इज अ वेरिएबल इन इकोनॉमिक्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं चीजों को, उसे हम स्टॉक कहते हैं। और जब भी हम एक पीरियड ऑफ टाइम में चीजों को मेजर करते हैं, तब हम उसे फ्लो कंसेप्ट कंसिडर करते हैं। सपोज करो एक वाटर है बकेट के अंदर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रुका हुआ है, मतलब वाटर, इसमें हम बता सकते हैं ना कि कितना लीटर वाटर है। सपोज करो इसमें 10 लीटर वाटर है, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम बता सकते हैं कि इस बकेट के अंदर कितने लीटर वाटर है। बट अगर इस बकेट के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता पाएंगे कि इसमें 10 बजे मतलब 10 ओ क्लॉक पे कितना पानी था, है ना। हाँ, हम ये बता सकते हैं 10 से 11 बजे के बीच में इसके अंदर कितना पानी था, ठीक है। तो एक ड्यूरेशन लग गया ना, एक टाइम पीरियड लग गया। तो अगर हम किसी चीज को एक टाइम पीरियड के अंदर मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्लो कंसेप्ट कहलाएगा। और बेहतरीन तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि हमने बैंक में अपना पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, सपोज करो हमने 10,000 रुपए जमा करा बैंक के अंदर, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बता सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर घंटे, हर मिनट, हर दिन हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इसलिए हम इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट में मेजर नहीं कर सकते। हाँ, एक सपोज करो 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट मिल गया, या 1 साल का हमें इंटरेस्ट मिल गया, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ड्यूरेशन यहाँ पर आ जाता है। एक और एग्जांपल समझते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। अब सपोज करो दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलते हैं कि 300 किलोमीटर, सपोज करो 300 किलोमीटर है, ठीक है, तो हमेशा 300 किलोमीटर ही रहेगा, रोड थोड़ी जाने वाला है यहाँ से वहाँ कहीं, है ना, हम जाते हैं। तो सपोज करो अगर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम दिल्ली से मुंबई कार से जा रहे हैं, तो कार की स्पीड क्या रहेगी, कार की स्पीड हमेशा तो सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर तो नहीं रहेगी, है ना। कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम होगी। अब सपोज करो खाली रोड मिल गया तो ज़्यादा कर दिया हमने स्पीड, अगर जाम मिल गया तो कम स्पीड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से राइस स्टोर इन गोडाउन, गोडाउन के अंदर सपोज करो राइस स्टोर था, ठीक है, तो हम एक स्टोर था, तो हम ये बता सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट को कितना राइस था स्टॉक के अंदर, है ना। इसी तरीके से सेल ऑफ राइस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि 3 मंथ में या एक क्वार्टर के अंदर कितनी सेल हुई, ठीक है, 6 मंथ के अंदर कितनी सेल हुई, एक साल के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर कितनी सेल हुई, हम ये बता सकते हैं। आए समझ? तो ये सारे अगर हम बस इतना याद रखना, ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं चीजों को, तो वो हमारा कहलाता है स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है, ये हमारा स्टॉक के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर हम चाहिए हमें क्या, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो एक ड्यूरेशन चाहिए, तो वहां पर हमारा क्या आ जाता है, फ्लो कंसेप्ट आ जाता है। नाम से ही पता लग गया रहा है, फ्लो है ना, रुकी रुकी हुई चीज नहीं है, बहती हुई चीज है कुछ, ऐसा समझ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की। वैसे तो 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, तो हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, 2 इकोनॉमी मॉडल के अंदर क्या होता है, एक हाउस होल्ड होता है एंड फर्म होता है, ठीक है। कुछ चीजें फर्म को होती है नीड, और कुछ चीजें हाउस होल्ड को होती है। सपोज करो एक विलेज है, ठीक है, एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, ठीक है, जहां पर मतलब कि ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी या कह सकते हो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो एक फर्म आती है, ठीक है, फर्म हाउस होल्ड को समझाती है, चीजें समझाती है कि हम यहाँ पर आके डेवलपमेंट करेंगे चीजों का, ठीक है। लेकिन हाँ, उस डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ चीजें आपसे चाहिए होगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने कहा कोई इशू नहीं है, ठीक है, इन गाँव वालों ने कहा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो
इन लोगों ने मतलब फर्म ने इनसे डिमांड करा, हाउस होल्ड से डिमांड करा, और हाउस होल्ड ने अग्री करके इसको सामान दे दिया। क्या बोला, पहले तो हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, मतलब जमीनें चाहिए जहां पर हम अपना बिजनेस या फिर ब्रांच, हम अपना फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो हमें लैंड चाहिए। ठीक है, तो गांव वालों ने बोला या हाउस होल्ड ने बोला ठीक है हम दे देंगे, कोई इशू नहीं। हमें लेबर चाहिए, तो लेबर भी दे दिया, कोई नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिल गया ना, या हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। ठीक है, तो लेबर मिल गया। देन उसके बाद बोल रहे कैपिटल भी हमें चाहिए, कैपिटल इन द सेंस कि हमें मनी चाहिए। ठीक है, तो गांव वालों ने बोला ठीक है हम मनी भी दे देंगे, कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए ना। और हमें एक चाहिए क्या, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या एंटरप्राइजेस। ठीक है, हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमें अपने मतलब हमारे बिजनेस में सपोर्ट कर सके, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस बियर कर सके हमारे साथ। ठीक है, तो गांव वालों ने ये चार चीजें किसको दे दी, ये हाउस होल्ड ने फर्म को दे दिया। अब फर्म ने हाउस होल्ड को बोला कि चिंता मत करो, हम ये सामान फ्री में नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, तो हाउस होल्ड वालों ने बोला ऑब्वियस ही बात है, हम फ्री में दे भी नहीं रहे, है ना। तो क्या बोला, फर्म ने बोला कि जो आपने लैंड दिया है ना, ठीक है, ये जो जमीनें दी है अभी हमें, तो इसके बदले हम आपको क्या दे देंगे, रेंट दे देंगे। क्या दे देंगे, रेंट दे देंगे। ठीक है, बोला ठीक है कोई इशू नहीं है। लेबर जो आपने दिया है इसके बदले हम आपको वेजेस दे देंगे, मजदूरी दे देंगे। ठीक है, या फिर अच्छे अगर एम्प्लॉइज है तो हम उसे सैलरी भी दे देंगे। ठीक है, और क्या बोला, कैपिटल जो आपने हमें जो पैसा दिया आपने, उसके बदले हम क्या दे देंगे, आपको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, और जो ये एंटरप्रेन्योर हमें हमने मतलब हमें मिला है आपसे, आपने जो हमें एम्प्लॉय जो ये दिया है, पार्टनर जो हमें दिया है, इस पार्टनर को हम क्या दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। इस पार्टनर को या इस एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट दे देंगे। इतनी सारी चीज समझ आई। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या करा, फर्म ने प्रोडक्शन करा। फर्म ने क्या करा, प्रोडक्शन करा। ऑब्वियसली बात है, अगर फर्म प्रोडक्शन इस गांव में कर रही है तो बेचेगी भी कहाँ, इस गांव में। ठीक है, तो इसने क्या करा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसने अपने फर्म ने हाउस होल्ड को ही क्या कर दिया, अपने गुड्स को बेच दिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, अब जब हाउस होल्ड ने ये सामान फ्री में नहीं दिया था, ये सारे फैक्टर्स फ्री में नहीं दिए थे, है ना, इसके बदले भी कुछ कंपनसेशन इसने रिसीव करा था। इसी तरीके से फर्म भी फ्री में चीजें नहीं देगी, फर्म भी क्या लेगी, इनसे पैसे चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये लेगी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हमने पेमेंट रिसीव कर लिया। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल कह सकते हो। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, यही सारी चीजें आती है। अब इसमें हम देखने वाली चीज ये है, क्या चीज है देखने वाली, पहला यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे ट्रांसफर हो रही है जिसके अंदर पैसों की बात हो रही है। सपोज करो यहाँ पर मनी की बात हो रही है ना, और यहाँ पर भी मनी की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। बट दो जगह ऐसा है, जैसे ये वाला कंडीशन, यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, या फिर कह सकते हो फैक्टर्स की बात हो रही है, फैक्टर की बात हो रही है। यहाँ भी क्या बात हो रही है, फैक्टर की बात हो रही है। इन दोनों जगह तो फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन दो जगह क्या हो रहा है, पैसों की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। एनी हाउ बस मनी की बात हो रही है। नाम दे देते 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 में, ठीक है, और 3 में किसकी बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। इसीलिए हम इसे कहते हैं मनी मार्केट, इसे हम कहते हैं मनी मार्केट। ठीक है, और जहां पर किसकी बात हो रही है, सिर्फ गुड्स की या फैक्टर्स की बात हो रही है, जैसे सेकंड में एंड फोर्थ में, इसे हम कहते हैं रियल मार्केट। रियल मार्केट, मनी मार्केट को हम नॉमिनल मार्केट भी कह सकते हैं, नॉमिनल मार्केट कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इन चीजों को समझते हैं। रियल फ्लो, ठीक है, या फिर रियल मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, रियल मार्केट या मनी फ्लो या फिर मनी मार्केट। मनी मार्केट वैसे इन टर्म्स अलग चीजें हो जाती है, लेकिन हम इसमें ऐसे इकोनॉमिक्स के अंदर हम मनी मार्केट समझते हैं। पहले हम समझते हैं रियल फ्लो क्या होता है या रियल मार्केट क्या होता है। रियल फ्लोज मींस द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर चाहे क्या हो, फैक्टर का ट्रांसफर, ठीक है, फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर,
इन चाहे फैक्टर का ट्रांसफर हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हो, ठीक है, या मतलब मूवमेंट हो रहा है किसका, गुड्स का, इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। जबकि मनी फ्लो में किसकी बात हो रही है, या तो पेमेंट की बात हो रही है या फिर कंपनसेशन की बात हो रही है, ठीक है। जब भी पेमेंट की बात या फिर जब भी मनी से रिलेटेड जो भी बात होगी वो हमारा किसके अंदर आता है, मनी फ्लो के अंदर आता है। मनी फ्लो रेफर टू द मूवमेंट ऑफ मनी पेमेंट्स इन एन इकोनॉमी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड फर्म के बीच में जो भी पेमेंट की बात होती है, मनी की बात होती है, वो हमारे किसके अंदर आता है, मनी फ्लो के अंदर आता है। अब अगला कंसेप्ट समझने वाले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से पहले एक समझ लो, यहाँ पे पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, ठीक है। किसी भी पर्सन का अगर एक पर्सन क्या कर रहा होगा, एक्सपेंस कर रहा होगा, तो एक पर्सन का एक्सपेंस दूसरे का कहलाता है इनकम, ठीक है। अब सपोज करो ये है रामू, ठीक है। रामू गया मार्केट या शॉप कह सकते हो, मार्केट शॉप गया, ठीक है, और यहाँ से इसने क्या खरीदा, मिल्क खरीदा, ठीक है। इसने यहाँ से मिल्क खरीद लिया, दूध खरीद लिया, ठीक है। अब मान के चलते 30 रुपए का दूध था वो, तो एक्सपेंस कितना हुआ, रामू के जेब से कितने चले गए, 30 रुपए चले गए। और ये रहा शॉपकीपर, ये रहा शॉपकीपर, ठीक है। अब 30 रुपए रामू के खर्च हुए, तो ये किसने दे दिया, सपोज करो शॉपकीपर को कितने मिले, ऑब्वियसली बात है 30 रुपए मिल गए, ठीक है। तो 30 रुपए इसको मिले, इट मीन्स ये 30 रुपए इसकी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। तो बस ये बेसिक सा कंसेप्ट, एक पर्सन का इनकम दूसरे सॉरी एक पर्सन का एक्सपेंस दूसरे पर्सन का क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझते हैं ऐसे कि इकोनॉमी के अंदर बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती है। पहला होता है हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा इनकम, तीसरा होता है हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस, ठीक है। अब सपोज करो प्रोडक्शन के अंदर हमारे मेनली 4 फैक्टर्स थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जैसे ही ये चारों को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनको इनकम रिसीव होगा, लैंड के बदले क्या देंगे हम, रेंट दे देंगे, लेबर के बदले हम वेजेस या सैलरी दे देंगे, कैपिटल के बदले हम इंटरेस्ट दे देंगे और एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट दे देंगे। तो ये क्या हो गई, इनकम हो गई। ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स थे, इनको क्या मिल गई, इनकम रिसीव हो गई। अगर सपोज करके चलते हैं इनकम रिसीव हुई है तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा, एक्सपेंस भी करेंगे। अब हम लेट सपोज ये करते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए इकोनॉमी में सिर्फ एक यूनिट है, या फिर मतलब ये कह सकते हो हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक फॉर्म है जो कि गुड्स का प्रोडक्शन करता है या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये जिनको भी इनकम रिसीव हुई है वो एक्सपेंस भी कहाँ पे करेंगे, इसी एक यूनिट पे जो प्रोडक्शन करती है, इसी एक प्रोडक्शन यूनिट पे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर है ही कितनी कंपनी, एक ही कंपनी है ना। तो ना चाहते हुए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी कंपनी में खर्च करना पड़ेगा। और सपोज करो प्रोडक्शन के अंदर हमने 100 रुपए लगाए, ठीक है, मतलब कि 25-25 रुपए ईच, ठीक है, 25 ईच। तो यहाँ पर भी कितने जाएंगे, 100 रुपए जाएंगे। और अगर 100 रुपए किसी की इनकम आई है तो मैक्सिमम एक्सपेंस भी हम कितना कर सकते हैं, 100 रुपए कर सकते हैं। तो ये 100 रुपए क्या रहता है, इकोनॉमी के अंदर फ्लो होते रहता है। ये जो 100 रुपए फ्लो हो रहा है इसके अंदर कि प्रोडक्शन के अंदर भी 100, फिर वही इनकम बन रहा है, वही एक्सपेंस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, और ये पैसा तब तक सर्कुलर में रहेगा, ये सर्कुलेशन में तब तक रहेगा जब तक कि इससे पैसा बाहर ना निकल जाए या पैसा इसके अंदर पुट ना करा जाए, ठीक है। जब भी पैसा बाहर निकलता है, ठीक है, जब भी पैसा बाहर निकल रहा है मतलब कि इकोनॉमी में पैसा लीक कर रहा है, ठीक है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं लीकेज। और जब भी पैसा अंदर आता है, इंजेक्ट करा जाता है, तो इस पैसे को कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं इसी के बारे में, लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में। लीकेज किस किस वजह से होता है, किस किस वजह से पैसा इकोनॉमी से बाहर आ सकता है, ठीक है। अब सपोज करो प्रोडक्शन है, इनकम है एंड एक्सपेंडिचर है, ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो अगर लीकेज करना है मतलब इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना है, तो अगर प्रोडक्शन में 100 रुपए था, इनकम में भी 100 रुपए बना, और अगर एक्सपेंस हमने 100 रुपए नहीं करा, अब सपोज करो किसी की इनकम 100 रुपए है तो वो 100 के 100 थोड़ी खर्च कर देगा, ठीक है। सपोज करो 90 रुपए खर्च कर लेता है, 10 रुपए वो सेव कर लेता है, और जैसे ही ये सेव करेगा इट मीन्स जैसे ही सपोज करो इकोनॉमी में
10 रुपए उसने सेव करा और 90 रुपए उसने एक्सपेंस करा, है ना। तो 10 रुपए प्रोडक्शन में तो नहीं पहुंच पाएगा, इस बार प्रोडक्शन में 90 ही रुपए पहुंचेगा, क्योंकि एक्सपेंस कितना हुआ है 90 रुपए का, तो प्रोडक्शन अगली बार कितने का होगा, 90 का होगा। तो सेविंग की वजह से लीकेज होता है। अगर हमने इंपोर्ट कर लिया, बाहर से हमने सामान इंपोर्ट करा है, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा, और जैसे ही हम उन्हें पेमेंट देंगे तो हमारी इकोनॉमी से पैसा आउटफ्लो होगा। जब भी आउटफ्लो होगा तो हमारा क्या कहलाता है, लीकेज हो जाएगा। ठीक है, हम गुड्स का फ्लो नहीं देख रहे हैं, हम किसका फ्लो देख रहे हैं, हम मनी फ्लो देख रहे हैं। तो पैसा बाहर जा रहा है, इट मींस लीकेज हो रहा है। गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया, इकोनॉमी से पैसा वहां पे भी चला गया, है ना। अभी हम सपोज करके चलेंगे जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब इन्हीं चीज को रिवर्स कर देना है। अगर सेविंग से पैसा बाहर निकल रहा है, लीकेज हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट से पैसा आ जाएगा, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा आ गया। इंपोर्ट से पैसा अगर बाहर फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो एक्सपोर्ट से क्या होगा, पैसा इनफ्लो होगा। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, जबकि मनी का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया तो क्या हो गया, हमारा लीकेज हो गया, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंस कर दिया तो क्या हो गया, हमारा इनकम हो गया, क्योंकि हमें पता है कि किसी एक पर्सन का एक्सपेंस दूसरे पर्सन का क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। आए समझ। ठीक है, इसीलिए जब भी देखोगे ना, अगर मार्केट के अंदर क्या हो, मार्केट के अंदर डिफ्लेशन का केस हो, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर मंदी चल रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंस ज्यादा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंस ज्यादा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, बात करें कि कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, आगे बात करें कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम क्या होता है, द टोटल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद द फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड इट नेशनल इनकम। एक कंट्री के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट, और ये पैसा अर्न कर रहे हैं विद इन अ ईयर, ठीक है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, इस चीज को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम में हमेशा फैक्टर इनकम इन्वॉल्व करते हैं। फैक्टर इनकम मतलब कि किसी काम के बदले, अगर कुछ क्या कर रही हो तुम, काम कर रही हो, ठीक है, देन उसके बाद तुम्हें क्या रिसीव हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो इसी इनकम को हम सिर्फ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बट अगर सपोज करो तुम्हें ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये काम के बदले रिसीव नहीं हो रहा है ना, तो किसी काम के बदले अगर रिसीव नहीं हो रहा तो ये हमारा फैक्टर इनकम नहीं कहलाएगा। फैक्टर हम इनकम हम उसी को कहेंगे जो काम के बदले रिसीव हो रहा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ओनली नॉर्मल रेजिडेंट इनकम। ठीक है, जो भी डोमेस्टिक पीपल होंगे सिर्फ उन्हीं की, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, उस कंट्री के रेजिडेंट की इनकम को ही क्या करा जाएगा, कैलकुलेट करा जाएगा नेशनल इनकम के अंदर। आगे देखते हैं, फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस। सर्विसेज के बदले जो पेमेंट रिसीव होता है उसको ही कहते हैं हम क्या, फैक्टर इनकम। देयर आर 4 टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, 4 तरीके का फैक्टर इनकम होता है। पहला तो होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे वो कैश में मिल जाए हमें, चाहे काइंड में, मतलब कि कोई गुड्स मिल सकते हैं, या हो सकता है कि आधा पैसा हमें, आधा हो सकता है आधा पेमेंट हमें गुड्स में मिल जाए और आधा पेमेंट हमें कैश में मिल जाए। अगला होता है हमारा रेंट। ठीक है, अगर हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो उसे हम रेंट कहते हैं। अगर हमने क्या दे रखा है, किसी को पेमेंट दे रखा है, मतलब कि किसी को हमने लोन दिया है, उससे जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं उसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। प्रॉफिट, अगर हम एंटरप्रेन्योर है किसी कंपनी के तो हमें प्रॉफिट रिसीव हो रहा होगा। तो ये हमारे मेजरली 4 टाइप के क्या होते हैं, फैक्टर इनकम होते हैं। अगला देखते हैं ट्रांसफर इनकम क्या कहलाते हैं। ट्रांसफर इनकम जैसे यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, डोनेशन की बात हो जाएगी, मतलब बिना किसी काम के बदले। ट्रांसफर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज के मिलते, जैसे पेंशन की बात हो जाती है, ठीक है, स्कॉलरशिप की बात हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो जाती है ना, नरेगा वाला जो केस होता है, मनरेगा, है ना। ठीक है, एमजी नरेगा जो भी केस होता है, ठीक है, तो ये वाला गिफ्ट हो गया, किसी को डोनेशन दे दिया, सब्सिडीज दे दिया गवर्नमेंट ने, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, फैक्टर इनकम के अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं हम,
अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या होती है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है, ठीक है। इट इज द एरिया विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री टेक प्लेस वेदर इनसाइड आउटसाइड इट्स फिजिकल बॉर्डर, ठीक है। ये हो सकता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो फिजिकल बॉर्डर के अंदर भी हो सकता है और फिजिकल बॉर्डर से बाहर भी आ सकता है। सपोज करते हैं इंडिया का अगर एग्जांपल हम लेके चले, है ना, तो कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी कही जाएगी इंडिया की। तो पहले तो ये जो मैप का जो हिस्सा ये वाला दिख रहा है, ठीक है, हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, इतना तो ये हिस्सा है ही, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स वाले होते हैं इससे ये तो अपना हिस्सा है, ये भी सारा सारा ये जितना भी मैप में दिख रहा है वो सारा हमारा इंडिया का हिस्सा है। इधर कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है, ये भी अपने इंडिया का हिस्सा है ना। इतना जो पॉलिटिकल टेरिटरी हमें दिखता है वो तो इंडिया का हिस्सा है ही। साथ में और कौन कौन सी चीजें होती है जो कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसिडर करते हैं। तो वाटर बॉडीज की अगर बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, वाटर के अंदर वेव्स होती है, वाटर के अंदर वेव्स होती है, तो वो किलोमीटर में मेजर नहीं करते, है ना, ये वेव्स को कंसिडर करते हैं नॉटिकल माइल्स के अंदर। तो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर का जो भी वाटर बॉडीज कंटेन इंडिया करता है वो सारा इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। सपोज करो कोई फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है तो इसकी भी इनकम को हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। कोई ऐसी एम्बेसी हो सकती है या कंसल्टेंट हो सकता है जो कि इंडिया से बाहर है। सपोज करते हैं ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, अमेरिका के अंदर इंडिया की क्या है, एम्बेसी है, ठीक है। और इस एम्बेसी में जो इनकम जनरेट होगा, इनकम जो भी जनरेट होगा वो किसकी इनकम कहलाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है। एंड और कौन सी चीजें होती है, पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि जो लैंड एरिया होता है, रिवर होता है, एयर स्पेस होता है, मतलब कि इंडिया के ऊपर वाला जितना हिस्सा होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर जितनी रिवर्स आएगी, ऑब्वियसली बात है इंडिया का जो भी मैप जो ये दिख रहा है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके साथ जो बाहर से कंपनी आई है वो बता दिया कि वो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी हमें अचीव हुआ है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसिडर होगा। बाहर की कोई एम्बेसी है, मतलब सॉरी इंडिया की एम्बेसी बाहर अगर स्टैब्लिश है तो वो अगर कोई इनकम जनरेट कर रही है तो वो भी इनकम कहाँ की कहलाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर कैलकुलेट होगी। अच्छा, जैसे कि बाहर अगर हमारे कंट्री का क्या गया है, एम्बेसी गया है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डोमेस्टिक कंसिडर कर रहे हैं, हम उसे डोमेस्टिक कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर बाहर की कोई एम्बेसी इंडिया के अंदर काम कर रही होगी तो इस पार्ट को भी हम अंदर मतलब अपने पार्ट में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो एम्बेसी है ये अमेरिका अपना टेरिटरी कंसिडर नहीं करता, ठीक है। इतना ये जो टेरिटरी है, ये जो एम्बेसी जहाँ पे है वहां पर किसकी टेरिटरी कहलाएगी, वो इंडिया की टेरिटरी कहलाएगी। गॉट इट, आए समझ इतनी, ठीक है। तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, चीजें आई होप चीजें समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लाइव सेशन के साथ या अगले नई वीडियो के साथ।